यूपी में जेडीयू को बीजेपी ने नहीं दिया भाव। आरसीपी सिंह जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से और नड्डा जी से कई बार बातचीत की। अब से 3 दिन पहले जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी हैं। संकेत स्पष्ट है कि जनता दल ही उसका हिस्सा नहीं। अब यूपी में जेडीयू का एकला चलो का दांव। इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर के हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। भाव नहीं मिला तो जेडीयू को यूपी में दिखने लगा दंगे का डर कि सभी प्रकार की हेट स्पीचेस इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस लीडर, उस पर तुरंत बैन लगना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के दिन बजाय वोट डालने के गोलीबारी की नौबत ना आ जाए, जिस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, धर्म के नाम पर भी और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर भी। सामाजिक न्याय के बहाने जेडीयू का योगी सरकार पर वार। आज जो उत्तर प्रदेश में मंत्री लोग मंत्रिमंडल छोड़ करके जा रहे हैं और सरकार पे आरोप इल्जाम लगाते हैं कि इसमें जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं उसकी अनदेखी हुई है, तो बिहार में न्याय के साथ विकास परंपरा जारी है। वहाँ के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं और 2 उप मुख्यमंत्री अति पिछड़े वर्ग के हैं, जिसमें एक महिला भी है। यूपी में नीतीश का बिहार मॉडल होगा जेडीयू का सियासी हथियार। तो जो बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित हो जहां समाज के सभी तबकों को लगे कि 75 साल की आज़ादी के बाद जो उपेक्षित और वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी भी राजकाज में हिस्सेदारी है। लिहाजा न्याय के साथ विकास, बिहार मॉडल की तर्ज पर उन नारों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। किसानों को एमएसपी देने को लेकर भी जेडीयू का वार। लेकिन जो वादा किया गया है किसान संगठनों के साथ, जल्दी ही कमेटी बननी चाहिए और जल्दी ही अगली फसल के आने से पहले एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। यूपी में भी जातीय जनगणना का मुद्दा उछालने को तैयार। बिहार में जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन जाके प्रधानमंत्री से मिला है और 2 बार विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सम्राट अशोक के बहाने एक बार फिर जेडीयू ने किया प्रहार। भारत की पुरातन जो संस्कृति है उसका सबसे बड़ा गौरव है अशोका द ग्रेट। हिंदुस्तान की जो सीमा है, जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, जनसंघ भी और भारतीय जनता पार्टी अभिमान करते हैं, इतनी बड़ी सीमा हिंदुस्तान की कभी नहीं थी जितनी अशोक के टाइम पे थी। उसकी तुलना औरंगजेब से करने वाले व्यक्तियों के समूह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दया प्रकाश सिन्हा का जो पद्मश्री है वो वापस होना चाहिए। यूपी में होगा वार, लेकिन बिहार में चलती रहेगी सरकार। लिहाजा यहाँ के चुनाव लड़ने की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर, सरकार पे कोई असर नहीं। बिहार में सरकार, यूपी में वार। जी हां, बिहार में तो सरकार चलती रहेगी, भले ही बयानबाजी होती रहे, दोनों तरफ से वार पलटवार होते रहे, आरोप प्रत्यारोप होते रहे, लेकिन सरकार चलती रहेगी। यूपी में वार होगा। बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार भी कुछ सीटों पर आमने सामने हो सकते हैं और जेडीयू की कोशिश होगी कि बीजेपी को नुकसान हो। जेडीयू अगर उम्मीदवार उतरते हैं तो कई सीटों पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। बीजेपी कैसे इसका जवाब देगी ये देखना होगा, लेकिन ये तय है कि सरकार फिलहाल बिहार में चलती रहेगी और यूपी में वार होगा। तो बिहार में एक साथ सरकार चला रहे बीजेपी और जेडीयू के बीच पिछले कुछ दिनों से तीखी बयानबाजी जरूर चल रही थी, लेकिन इस बयानबाजी के पीछे वजह पटना से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ था।
दरअसल यूपी चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिशों में जुटा था। सीटों को लेकर गुहार और मान मनौवल का दौर चल रहा था, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने जेडीयू को भाव नहीं दिया, जिसका साइड इफेक्ट पटना में देखने को लगा। वहीं जेडीयू अब अकेले ही यूपी में उतरने का फैसला कर वॉर का ऐलान कर दिया, लेकिन बिहार में साथ में सरकार चलती रहेगी। जिस बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू सरकार चला रहा है, यूपी में उसी बीजेपी की योगी सरकार में जेडीयू को गोलीबारी और दंगे का डर सता रहा है, और डर भी ऐसा कि धर्म के नाम पर चुनाव के दिन ही गोलीबारी तक हो सकती है। लेकिन यह डर जेडीयू को कल तक नहीं सता रहा था, जब तक कि वो बीजेपी के साथ यूपी में गठबंधन की कोशिशों में जुटा था। लेकिन बीजेपी ने यूपी में जेडीयू को गठबंधन को लेकर रत्ती भर भाव नहीं दिया। आरसीपी सिंह जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से और नड्डा जी से कई बार बातचीत की। अब से 3 दिन पहले जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी की, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी हैं। संकेत स्पष्ट है कि जनता दल ही उसका हिस्सा। जेडीयू को भाव नहीं मिला तो जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा वो नाराज नहीं हैं, लेकिन निराश जरूर हैं। तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर के हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। जेडीयू ने बिहार का वास्ता देकर यूपी में दोस्ती की गुहार लगाई, जो बीजेपी ने ठुकरा दी। तो अब जेडीयू के पास चुनावी दुश्मनी के रिश्ते निभाने की मजबूरी है। सो एक के बाद एक योगी सरकार में जेडीयू को खामियां नजर आने लगी। पिछड़े अति पिछड़े की उपेक्षा और सामाजिक न्याय को लेकर अब योगी मॉडल के सामने नीतीश के बिहार मॉडल की नजीर पेश करने लगे। तो जो बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित हो, जहां समाज के सभी तबकों को लगे कि 75 साल की आज़ादी के बाद जो उपेक्षित और वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी भी राजकाज में हिस्सेदारी है। लिहाजा न्याय के साथ विकास, बिहार मॉडल की तर्ज पर उन नारों को लेकर के हम चुनाव लड़े। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने किसानों को एमएसपी, जाति जनगणना और सम्राट अशोक के मुद्दे को उछालकर बीजेपी को यूपी में घेरने की भी कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जो वादा किया गया है किसान संगठनों के साथ, जल्दी ही कमेटी बननी चाहिए और जल्दी ही अगली फसल के आने से पहले एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। बिहार में जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन जाके प्रधानमंत्री से मिला है और 2 बार विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारत की पुरातन जो संस्कृति है, उसका सबसे बड़ा गौरव है अशोका द ग्रेट। हिंदुस्तान की जो सीमा है, जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, जनसंघ भी और भारतीय जनता पार्टी अभिमान करते हैं, इतनी बड़ी सीमा हिंदुस्तान की कभी नहीं थी जितनी अशोक के टाइम पे थी। उसकी तुलना औरंगजेब से करने वाले व्यक्तियों के समूह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दया प्रकाश सिन्हा का जो पद्मश्री है वो वापस होना चाहिए। हालांकि यूपी में भले ही जेडीयू ने बीजेपी को भाव नहीं दिया और जेडीयू को भले ही बीजेपी की योगी सरकार में खामी नजर आए, लेकिन बिहार में बीजेपी की मदद से सरकार चलती रहेगी। लिहाजा यहाँ के चुनाव लड़ने की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर, सरकार पे कोई असर नहीं। पहले विशेष दर्जे के मुद्दे पर, फिर जाति जनगणना के मुद्दे पर, फिर सम्राट अशोक के मुद्दे पर, और अब यूपी में भले ही बीजेपी जेडीयू को भाव देने के मूड में नहीं है, लेकिन जेडीयू बार बार निराश होकर भी बीजेपी की मदद से बिहार में सरकार चलाते रहना चाहती है, भले ही यूपी में वॉर करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। लेकिन एक बात साफ है, मौजूदा स्थिति में ये कहेंगे कि जेडीयू के सामने एक मजबूरी है, मजबूरी बिहार में सरकार चलाने की भी, और मजबूरी की बीजेपी से भले ही वो बार बार कुछ भी गुहार लगाए, बीजेपी के इनकार के बावजूद नाराज नहीं होने की मजबूरी, बल्कि निराश होने की मजबूरी। इस बार भी केसी त्यागी ने कहा कि नाराज नहीं है, निराश है, यानी नाराज भी नहीं हो सकते हैं, और बार बार गुहार अगर किसी चीज की लगाते हैं तो बीजेपी भाव नहीं दे,
तो भी सरकार में बने भी रहना है। ये जेडीयू की मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि जेडीयू के पास सीटों की संख्या कम है और बीजेपी सीटों के मामले में बड़ी पार्टी है। लेकिन क्या मजबूरी इस हद तक कि बार बार नीतीश कुमार और जेडीयू किसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहें और बार बार बीजेपी की तरफ से इनकार आए, बल्कि चेतावनी तक आ जाए, जेडीयू को चेतावनी तक मिले। अरुणाचल प्रदेश में 7 विधायकों में से 6 विधायक तोड़कर बीजेपी ले आई जेडीयू के 6 विधायकों को, फिर भी जेडीयू शांत रहा और एक के बाद एक कई मांगों को बीजेपी ने ठुकराया, केंद्र सरकार ने ठुकराया, फिर भी जेडीयू शांत रहा। और अब यूपी में बीजेपी ने भाव नहीं दिया, फिर भी जेडीयू कह रहा है नाराज नहीं, निराश नहीं। तो जरा समझिए कैसे अब तक बारी बारी से बीजेपी और केंद्र सरकार ने जेडीयू और नीतीश सरकार की मांगों को ठुकराती रही। नीति आयोग की रिपोर्ट, सबसे पहले नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को बार बार पिछड़ा बताया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट्स पहले स्वास्थ्य को लेकर आती है, शिक्षा को लेकर आती है, बिहार की गरीबी को लेकर आती है, लेकिन पिछड़ापन को लेकर जेडीयू और नीतीश के ऐतराज जताने के बावजूद ये रिपोर्ट जारी होती रही नीति आयोग की तरफ से। और केंद्र ने भी नीति आयोग के मुद्दे पर जेडीयू को भाव नहीं दिया। उनकी नीति आयोग के जबकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भी बीजेपी ने भाव नहीं दिया, जबकि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जेडीयू ने ट्विटर पर पीएम को टैग कर अभियान भी चलाया। सीएम नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष ने भी विशेष दर्जे की मांग की थी। बीजेपी ने बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार कर दिया। फिर जाति जनगणना की बारी आती है। जाति जनगणना की मांग पर भी केंद्र ने इनकार कर दिया, जबकि सीएम की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी पीएम मोदी से मिला था, लेकिन केंद्र ने जाति जनगणना कराने से भी साफ इनकार कर दिया। बिहार में अब अपने खर्चे पर जाति जनगणना की तैयारी है। सम्राट अशोक का मुद्दा आया। इस मुद्दे को लेकर भी जेडीयू उछालने लगा मुद्दा को, लेकिन इस विवाद में भी बीजेपी ने भाव नहीं दिया। जबकि औरंगजेब से तुलना करने वाले लेखक के अवार्ड वापसी तक की मांग की जेडीयू ने। लेखक के पद्मश्री अवार्ड वापसी की मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को टैग तक किया गया, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पीएम मोदी को बार बार टैग करने को लेकर उल्टे चेतावनी दे डाली कि साहब 2005 से पहले वाले सीएम हाउस की स्थिति मत लाई, यानी सीएम हाउस खाली हो जाएगा, खाली करा लिया जाएगा। इशारों में ये चेतावनी दे दी गई। अब यूपी में भी गठबंधन को लेकर बीजेपी ने जेडीयू को भाव नहीं दिया, यानी गठबंधन को लेकर आखिरी वक्त तक जेडीयू को लटकाए रखा गया। सीधे बीजेपी ने जेडीयू को गठबंधन को लेकर कुछ नहीं कहा, यानी साफ है कि बार बार बीजेपी जेडीयू के हर मसले को लेकर, हर उठाए मुद्दे को लेकर, हर मांग को लेकर इनकार करती है, भाव नहीं देती है। बीजेपी उल्टे चेतावनी देती है, फिर भी जेडीयू नाराज नहीं, निराश होती है, क्योंकि सवाल यहां पर सत्ता का है, सवाल यहां सरकार का है। लेकिन फिर भी हर सियासी दलों की एक स्वतंत्रता है, हर सियासी दलों को आजादी है कि वो किसी भी राज्य में चुनाव लड़े, और उस चुनाव लड़ने के पीछे वजह क्या है ये समझिए। दरअसल जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिशों में लंबे समय से जुटा हुआ है और इसके लिए जरूरी जो योग्यता है वो पूरा करने के लिए अलग अलग राज्यों में वो चुनाव लड़ता है, और इसी तर्ज पर यूपी में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। लेकिन यूपी में जेडीयू का दम कितना है ये जरा समझिए। साल 2017 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा था। साल 2017 में उस वक्त बीजेपी को रोकने की बात कहकर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया गया था। बीजेपी से अलग थी जेडीयू, उस समय आरजेडी के साथ था जेडीयू। 2017 चुनाव से पहले हालांकि नीतीश ने कई जगहों पर जनसभाएं जरूर की थी। फिर 2012 विधानसभा चुनाव में 219 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी जीत नहीं मिली थी। 2012 में जेडीयू के सभी 219 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2012 में जेडीयू को सिर्फ 0.4% वोट यानी 2,70,312 वोट ही मिले थे। 2007 विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जेडीयू ने, एक सीट पर जीत मिली थी।
2007 में जेडीयू के 12 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2012 में जेडीयू को सिर्फ 0.4% वोट यानी 2,21,594 वोट ही मिले। 2002 विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे, 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2002 में जेडीयू के 8 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2002 में जेडीयू को 0.6% वोट यानी 3,13,860 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में भी जोर आजमाइश की थी जेडीयू ने। 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 2019 लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर भी जीत नहीं मिली, 9,335 वोट ही मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने यूपी में 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 2014 लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 2009 लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 2009 लोकसभा चुनाव में जेडीयू की सभी 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 2004 लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 2004 लोकसभा चुनाव में 1 पर जीत मिली थी, 1 पर जमानत जब्त हो गई थी। ये जेडीयू का फिलहाल यूपी में दम है और एक बार दम आजमाने की फिर से तैयारी जेडीयू की, लेकिन इस बार क्या स्थिति होगी। हालांकि जेडीयू बीजेपी के साथ इस बार लड़ने के मूड में थी, लेकिन बीजेपी ने भाव नहीं दिया। तो आने वाले दिनों में क्या लखनऊ की सियासत का असर या साइड इफेक्ट पटना में देखने को मिलेगा? हो सकता है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। लौटते हैं बस थोड़ी देर में। शराबबंदी में क्या संशोधन होगा, क्या ढील दी जाएगी, ये सवाल है और सवाल को लेकर सियासी बवाल भी है। ब्रेक के उस पार। आपका आप देख रहे हैं बात सपाट। बिहार में शराबबंदी को लेकर इन दिनों सियासी बवाल मचा है। जहरीली शराब से मौत के बाद बीजेपी और सहयोगी पार्टी मांझी ही सवाल उठा रहे हैं नीतीश सरकार पर। इन सब के बीच नीतीश सरकार की ओर से शराबबंदी में संशोधन की कोशिश की खबरें आ रही हैं। हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। तो सवाल यही है कि नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में क्या संशोधन कर सकती है। खबर यह है कि मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बजट सत्र में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, जिसके तहत कानून में थोड़ी ढील दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो पहली बार शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार होने से राहत मिल सकती है। जुर्माना राशि भरने पर ऑन द स्पॉट जुर्माना लेकर ही छोड़ दिया जाएगा और जेल जाने से छूट मिल सकती है। इतना ही नहीं, सरकार संशोधन के प्रस्ताव को तैयार कर रही है। उसमें यह नियम भी हो सकता है कि शराब के धंधे में पकड़ी गई गाड़ियों को पेनल्टी देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन शराब माफिया और तस्करों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। शराबबंदी कानून को लेकर सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने फैसला लिया है। नई व्यवस्था का मकसद न्यायालय में लंबित मामलों को कम करना है। बिहार में लगभग 40% केस शराब पीने वालों के खिलाफ चल रहा है। संशोधन के बाद शराब माफियाओं और तस्करों के खिलाफ दर्ज सुनवाई में तेजी आएगी और ट्रायल जल्द पूरा कर माफियाओं को सजा दिलाई जा सकेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधिसूचना लाने के बाद विधानमंडल के बजट सत्र में सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जहरीली शराब से मौत के बाद अब शराबबंदी कानून में संशोधन की बात को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे लेकर तेवर में है, तो दूसरी तरफ सत्ता में शामिल हम पार्टी के प्रवक्ता ने भी प्रतिक्रिया दी है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि कानून में संशोधन से पहले राज्य की जनता से राय लेने की जरूरत है। अगर जनता चाहती है कि कानून खत्म हो तो उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। वहीं दानिश रिजवान के बयान पर बीजेपी एमएलसी नवल यादव ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य की जनता से राय वाली बात बकवास है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ने ही कानून का समर्थन किया। हालांकि कानून में संशोधन की अगर जरूरत है तो ये संभव है। कानून में किसी तरह का संशोधन लाने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि कोई संशोधन नहीं लाकर पहले जनता के बीच में सर्वे करा लीजिए कि बिहार की जनता क्या चाहती है। अगर बिहार की जनता ये चाहती है कि संशोधन हो जाए तो हम भी उसके साथ खड़े हैं, और अगर बिहार की जनता चाहती है कि इस कानून को वापस ले लिया जाए तो अविलंब इस कानून को हटा दिया जाए। क्या होगा? कानून बनता है सर्वे होके, ये कानून बनता है तब उसको कन्विंस करके पालन कराया जाता है। शराब पीने वाले क्या कहेंगे कि हम शराब नहीं पिएंगे। सरकार ने एक निर्णय लिया कि शराबबंदी रहेगा तो रहेगा। हाँ, इसमें कहीं अगर त्रुटि है तो उसका संशोधन निदान कहीं हो सकती है। वहीं शराबबंदी कानून को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू रहेगा।
और उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। एनडीए के साथी हैं, एनडीए एकजुट है। हमारे सामने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जिस एजेंडा को लेकर हम सब बिहार में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो हम सब एकजुट हैं। और शराबबंदी का निर्णय बिहार विधानमंडल का निर्णय था, सरकार का निर्णय था, जिसमें हम सभी घटक दल सहभागी हैं। वहीं शराबबंदी कानून में संशोधन की खबर पर जारी बयानबाजी के बीच एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमाम ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कुछ पार्टियां बिहार में शराबबंदी कानून को कमजोर करने में लगी हैं। शराबबंदी कानून बिहार के लिए सही है और वो इसका समर्थन करते हैं। विरोध के बावजूद भी सरकार के किसी एक काम की सराहना करता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री के शराबबंदी के कानून की मैं सराहना करता हूं। हर कदम में इसके साथ हूं और ये शराबबंदी का कानून और सख्त होना चाहिए। बड़े लोग पीते हैं, पढ़े लिखे लोग पीते हैं, धन्ना सेठ पीते हैं, मैखाने में जाकर पी लेते हैं या अपने महलों में आकर पीते हैं, लेकिन गरीबों को, दलितों को निरक्षर रखने के लिए, समाजी एतबार से उसको नीचा रखने के लिए कुछ लोग साजिश के तौर पर दलितों की बस्ती में पिलाने का काम कर रहे हैं ताकि ये पढ़ नहीं सकें, समाजी स्तर इनका ऊंचा नहीं हो सके। मैं इस चिंता में हूँ, इसलिए इस कानून को और कठोर बनना चाहिए। इस कानून में कोई भी लचक। और इन बयानबाजी के बीच अपने रंगीले अंदाज के लिए जाने जाने वाले पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, जो कि जेडीयू के नेता हैं, सिवान में एक अजूबा बयान दिया और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, नाच गाने के लिए जाने जाते हैं, तो वो नाच गाना करते हुए भी तस्वीर देखिए, अपने अंदाज में थिरकते हुए तस्वीर देखिए और कहा कि शराबबंदी कानून में थोड़ी ढील दी जाए और सिवान के गांधी मैदान में ये पियक्कड़ सम्मेलन भी कराएंगे। दारू बोलू कल मेहरारू बोलू। अच्छा बीजेपी ढीला करो, ढीला होके के चाहिए। ढीला बनो, अभी तो पूरा ढीला बस सब जगह भेटा था। वो तो सेल्फ सर्विस होम सर्विस मैंने हो, तो होम सर्विस। अरे सेल्फ सर्विस या होम सर्विस? होम सर्विस ना सेल्फ हो बा ना, कुछ लोग जाके ले आओ तो अपना से बंद होइल बा कहियो होई ना। देख ली विधायक जी के तरवा मिल जाता के बाद सुन लो, सुनाई मुख्यमंत्री जाकर हो करे ढीला करी फुट से ऊपर बढ़े के सब जज लोग पीते बा, सब जज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ढीला करेगा। सम्मेलन जा रहा है पियक्कड़ सम्मेलन, पियक्कड़ सम्मेलन गांधी मैदान में ही तो ठंडिया उतर गया। सिवान में क्या हुई? होए कि पियला कितना लोग बा, ना पियला जगह बना ले लो। कौन कौन पियावल बुलावल जाई, जौन कहलो तन पियावल जाई। तो बिहार की सियासत में सुपरहिट नौटंकी लगातार जारी है, आनंद लेते रहिए। फिलहाल बात सपाट में इतना ही। नमस्कार।